चलिए, पिछले टर्न पर हमने स्टडी की इक्विलिब्रियम आयोनिक आयोनिक इक्विलिब्रियम की हम स्टडी कर रहे थे। और आयोनिक इक्विलिब्रियम में आपने इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड स्टडी की। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट वो मटेरियल होते हैं जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर रहेंगे, डिसॉल्व स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर, और इनमें करंट फ्लो होता है आयंस के कारण। ये इलेक्ट्रोलाइट थे। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के थे। एक इलेक्ट्रोलाइट का नाम था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे का नाम था वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो लेयर डिसोसिएट। ऐसे उनकी डेफिनेशन थी, दोनों के एग्जाम्पल। फिर हमने एसिड बेस कंसेप्ट की स्टडी की, आर्रेनियस का एसिड बेस कंसेप्ट की स्टडी किया, फिर ब्रोस्टेड-लारी का एसिड बेस कंसेप्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। हेडिंग लिखिए, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। लुईस एसिड बेस कंसेप्ट में आता है कि लुईस किस मटेरियल को एसिड बोलता है, किस सब्सटेंस को बेस बोलता है, उसकी अपनी डेफिनेशन। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे कि लुईस एसिड कौन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसने किसको एसिड बोला। और दूसरे साइड हम बात करेंगे कि लुईस बेस क्या होते हैं। इस साइड हम लुईस बेस की डेफिनेशन समझेंगे। चलिए, लुईस एसिड में 4 डेफिनेशन, लुईस बेस में 2 डेफिनेशन। तो पहले लुईस एसिड वाली बात को समझे कि लुईस एसिड या लुईस के कंसेप्ट से कौन से सब्सटेंस एसिड होते, कौन से मटेरियल को वो एसिड बोलेगा। पहला, जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। इनकम्प्लीट ऑक्टेट लुईस एसिड। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मीन्स जिसके वैलेंसी सेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व, मीन्स उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। जैसे एग्जांपल BF3, ये है BF3, ऐसा डायग्राम था। बताओ कितने सराउंडिंग में बॉन्ड है? इसके बोरान के सराउंडिंग में 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। BF3 में बॉन्ड फॉर्मेशन में 3 बॉन्ड पेयर है, 2 पेयर अब्सेंट है। बोरान के पास होते ही 3 इलेक्ट्रॉन, 3 पार्टनरशिप में क्लोरीन न दिए, तो BF3 के वैलेंसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। मीन्स इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट। कितने से कंप्लीट होता ऑक्टेट? 8 इलेक्ट्रॉन। कहाँ है इसके पास वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन? इसका मतलब लुईस के अकॉर्डिंग ये एसिड। अब ये क्या चाहता है? ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। सब्सटेंस विच आर गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन के पेयर को गेन करने की टेंडेंसी रखे, वो सभी लुईस एसिड की तरह बिहेव करें। जैसे BF3। दूसरा एग्जांपल आप लोगे तो AlCl3, इसके वैलेंसी सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के आउटर में 3 होते हैं, क्लोरीन से पार्टनरशिप 3 इलेक्ट्रॉन की टोटल वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये भी लुईस एसिड। और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल है दुनिया में जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की टेंडेंसी रखते हैं, और उसके लिए क्या करेंगे? वो गेनर की तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर गेनर कॉल्ड लुईस एसिड। ये लुईस एसिड की पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन समझे लुईस एसिड किसको बोलता है? सेकंड डेफिनेशन है भाई, ऑल पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड लुईस एसिड। जितने भी दुनिया में पॉजिटिव आयन है वो सब लुईस एसिड।
मीन्स यहाँ पर क्या डेफिनेशन थी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर का गेनर हो, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, डिफिशियंस हो, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जिसके पास होगी वो लुईस एसिड। तो ऑल पॉजिटिव आयन, जितने भी पॉजिटिव आयन है दुनिया में, वो सब लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। तो ये सेकंड डेफिनेशन। पॉजिटिव आयन में बहुत सारे एग्जांपल है, आप जानते हो, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे वो पॉजिटिव है। नंबर 3, तीसरी डेफिनेशन लुईस एसिड। लुईस के अकॉर्डिंग वो मटेरियल एसिड होते हैं जिनका मल्टीपल बॉन्डिंग, जिनमें क्या हो, मल्टीपल बॉन्डिंग ऑफ डिफरेंट एटम, दो डिफरेंट टाइप के एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, उनके बीच मल्टीपल बॉन्डिंग, सेम एटम की मल्टीपल बॉन्डिंग ना, डिफरेंट एटम की मल्टीपल बॉन्डिंग जो कंपाउंड रखे वो लुईस है। एग्जांपल समझ, ये देखिए, ये डायग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड, देखो यहाँ मल्टीपल बॉन्डिंग है डिफरेंट एटम की, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, तो लुईस एसिड की तरह बिहेव करे। तो थर्ड डेफिनेशन क्या है लुईस एसिड की, कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्डिंग ऑफ डिफरेंट एटम, सेम एटम की मल्टीपल बॉन्डिंग ना हो, सेम एटम की मल्टीपल बॉन्डिंग होगी तो वो डेफिनेशन में नहीं आए। तो यहाँ लुईस एसिड की थर्ड डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्डिंग ऑफ डिफरेंट एटम। CO2 इसका एग्जांपल है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच मल्टीपल बॉन्डिंग है, इसलिए लुईस एसिड। और भी एग्जांपल समझाते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्डिंग, तो डिफरेंट एटम हो गए सल्फर और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जब डिफरेंट एटम की मल्टीपल बॉन्डिंग होगी तो ये लुईस एसिड, SO2 भी लुईस एसिड, SO3 भी हो, इसमें भी ऑक्सीजन और सल्फर के बीच मल्टीपल बॉन्डिंग है, डिफरेंट एटम की मल्टीपल बॉन्डिंग, और मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब मोर देन वन बॉन्ड, मतलब एक सिग्मा हो एक पाई हो, जैसे यहाँ एक सिग्मा एक पाई, इसको बोलते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग। तो SO3 में भी मल्टीपल बॉन्डिंग है सल्फर एंड ऑक्सीजन के बीच, ये भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। चौथी डेफिनेशन, ऐसा कंपाउंड जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल बैठा, प्रेजेंट वेकेंट डी ऑर्बिटल इन देयर वैलेंसी सेट, कॉल्ड लुईस एसिड। वो कंपाउंड जिसके पास डी ऑर्बिटल वेकेंट। अब बताओ, आप ये सोच करके बताइए कि डी ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिट में आता, फर्स्ट में आता है क्या? नहीं। सेकंड में आता है क्या डी ऑर्बिटल? नहीं। डी ऑर्बिटल आता है थर्ड से या उसके बाद, मोर देन थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में भी डी होता है, उसके बाद वालों में भी डी ऑर्बिटल। तो ऐसा कंपाउंड जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल बैठा, प्रेजेंट हो, वो लुईस है। एक एग्जांपल समझा दे, SnCl4, इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है समझा, Sn में कितने इलेक्ट्रॉन? 50, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18, फोर 18, लास्ट 4। ये वैलेंसी है, टोटल कर लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन हो गए। फर्स्ट ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल नहीं होता, सेकंड में नहीं होता, थर्ड और फोर्थ इनमें तो डी ऑर्बिटल, फिफ्थ में भी होगा पॉसिबल वेकेंट, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है बट वेकेंट। यहाँ समझ, ये डायग्राम बनाएंगे, क्या बनेगा, 5s2 5p2 और यहाँ क्या है 5d वेकेंट है। तो ये s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और p के 2, ये यहाँ SnCl4 के फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं। 2 s ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन, 2 p में है, 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को पार्टनरशिप की, ये Sn के पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। ये क्या है, ये डी ऑर्बिटल यहाँ बैठा हुआ बैठे, इसलिए ये लुईस एसिड। तो जिन मटेरियल के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो वो सब लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो 4 डेफिनेशन आपको समझे, चारों के एग्जांपल आपके सामने। अब बात करेंगे लुईस बेस। लुईस बेस वो मटेरियल होता है जो लुईस एसिड का अपोजिट है।
क्योंकि यहाँ एसिड बेस की जो डेफिनेशन है अपोजिट है, यहाँ लुईस बेस की डेफिनेशन। लुईस एसिड में क्या था, गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि वो तो पहले से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, उसके वैलेंसी सेल में ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करना चाहता, वो लुईस एसिड। जो डोनर बने लोन पेयर, पहली डेफिनेशन डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो अपने पास ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास प्रेजेंट हो, लोन पेयर प्रेजेंट हो एक्स्ट्रा, वो किसी को डोनेट कर दे इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो लुईस पेयर। एग्जांपल याद है आपको, समझाते हैं। NH3 के बारे में पता है आपको, नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 2 सेकंड 5, डायग्राम बनेगा 2s2 2p3, ये 2s2, नाइट्रोजन का डायग्राम ये 2p3, 1 2 3, ये बन गया वैलेंसी सेल नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता क्योंकि उसका सेकंड ऑर्बिट वैलेंसी है। अब हाइड्रोजन कितने आएंगे, दूसरी समस्या, नाइट्रोजन में ये इलेक्ट्रॉन एक्सटेंड नहीं हो सकता क्योंकि d ऑर्बिटल एब्सेंट है, ये इसी पोजीशन में हाइब्रिडाइज होगा। मतलब कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, ओनली 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, होगा तीनों अटैच, 1 2 3, ये तीनों अटैच हो गए। बस ये क्या है, ये लोन पेयर है जो नाइट्रोजन पर प्रेजेंट है। पहले भी आपको समझाया, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो वो बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व ना हो वो लोन पेयर। तो ये लोन पेयर है, एक्स्ट्रा लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, अमोनिया, ये बना दिया। तो तेज जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होगा वो क्या बनेगा, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो लुईस बेस की डेफिनेशन क्या है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। दूसरी डेफिनेशन, ऑल नेगेटिव आयन, जितने भी दुनिया में नेगेटिव आयन है वो सब लुईस बेस की तरह भी है। बात आई समझ में, इस तरह सारी डेफिनेशन से लुईस एसिड बेस की नोट करिए। इसके बाद हम अगली स्टोरी पर चलेंगे। चलिए नोट करिए भाई। अगला हेडिंग लिखिए, conjugate acid and conjugate base, conjugate acid and conjugate base। conjugate acid and conjugate base, ठीक है, हेडिंग लिख लिया, आगे स्टडी करते हैं। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। HCl का नाम सुना होगा, ठीक, HCl एसिड है, तो एसिड जो होता है वो H प्लस को रिलीज करता है, ये रिलीज करना, ये कर दिया H प्लस रिलीज। अब H प्लस रिलीज किया तो पॉजिटिव आयन के फॉर्म में किया, इसका सीधा सा मतलब है कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर दिया, तो क्लोरीन यहाँ कैसा होगा, नेगेटिव। अब देखो इसमें कॉन्जुगेट बेस को हमें, कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन सुनना, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस उसको बोलते हैं जब कोई मटेरियल अपने पास से H प्लस को रिलीज करे, रिमेनिंग नेगेटिव एटम जो है, रिमेनिंग नेगेटिव पार्ट जो है उसका नाम होता है कॉन्जुगेट बेस। बात फिर से समझिए, जब HCl को हमने लिया और एक H प्लस उसने रिलीज किया तो रिमेनिंग नेगेटिव पार्ट कौन है, क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन कॉन्जुगेट बेस। लेकिन किसका कॉन्जुगेट बेस है, HCl, जिससे वो प्रोड्यूस होगा उसका कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे।
जैसे Cl माइनस कॉन्जुगेट बेस है, लेकिन किसका है? HCl। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे H2SO4 लिया आपने, अब ये तो 2 प्रोटॉन रिलीज करेगा ना, तो इसके कॉन्जुगेट बेस अलग अलग बने। जैसे पहले एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा, जब ये एक हाइड्रोजन इधर रिलीज करेगा तो एक तो HSO4 के साथ जाएगा, तो यहाँ आएगा HSO4 माइनस। अब देखिए ये कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस, ये HSO4 माइनस कॉन्जुगेट बेस है। किसका है कॉन्जुगेट बेस? H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस। अभी इसके पास एक प्रोटॉन और है, तो ये एक और रिलीज करेगा, आगे बढ़ेगी रिएक्शन, ये H प्लस एंड SO4 डबल माइनस, ये भी तो कॉन्जुगेट बेस है। अब देखिए ये SO4 डबल माइनस कॉन्जुगेट बेस है, लेकिन ये किसका कॉन्जुगेट बेस है? इसका नहीं हो सकता। H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस कौन है? ये। इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है? SO4 डबल माइनस। मींस जैसे कॉन्जुगेट बेस की है डेफिनेशन। क्लियर? अब देखो ये मटेरियल क्या कर सकता है जो बीच में लिखा है। पहले हम कॉन्जुगेट एसिड की भी डेफिनेशन समझ लें, फिर इसकी बात करेंगे। जैसे अमोनिया, NH3 अमोनिया है, इसको हाइड्रोजन से प्लस से रिएक्ट, जो कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन है उसके अपोजिट कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन। अमोनिया को आपने H प्लस से रिएक्ट किया, क्या फॉर्मेशन होगी? अमोनियम आयन। बताओ इसने क्या गेन कर लिया? अमोनिया ने एक H प्लस आयन गेन किया और अमोनियम आयन का फॉर्मेशन किया। ये अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। अब अमोनिया ने अपना लोन पेयर इसको शिफ्ट किया था, अब अमोनिया के पास, नाइट्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये अब एक H प्लस को गेन नहीं कर सकता, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड नहीं बन सकता, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है जो गेन करेगा, डोनेट करेगा? सारे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के खत्म हो चुके, अब ये H प्लस गेन नहीं कर सकता, मतलब इसका कॉन्जुगेट एसिड नहीं बन सकता। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड का मतलब होता है कोई मटेरियल H प्लस को गेन करे और मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है उसको कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं, और कोई मटेरियल H प्लस को रिलीज करे तो नेगेटिव जो एटम्स है, नेगेटिव जो पार्ट है, वो कॉन्जुगेट एसिड। आ रही समझ में? इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस, लेकिन किसका कॉन्जुगेट बेस है? HCl। अब क्लोरीन जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी बात करते हैं। ये क्लोरीन जो है कॉन्जुगेट बेस कैसा है? क्लोराइड कॉन्जुगेट बेस वीक है। कैसा है ये कॉन्जुगेट बेस? वीक। कैसे पता चला? ये रूल है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, क्योंकि इधर HCl कैसा एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक हो। जैसा मान लीजिए CH3COOH, कल पढ़ा आपने, ये कैसा एसिड है? ये वीक एसिड है, एसिडिक एसिड वीक एसिड है। अब ये यहां से इसको वीक एसिड प्रोटॉन को रिलीज करेगा, ये कर दिया माइनस कर दिया रिलीज। देखो ये एसिडिक एसिड था, इसने एक H प्लस रिलीज किया, तो ये क्या है? ये कॉन्जुगेट बेस, बट कैसा है? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये वीक एसिड से पैदा हुआ। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है, और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होता है, उल्टा चलता है। आगे समझ में? अब इस पर कोई मटेरियल अगर H प्लस को गेन कर ले तो क्या पैदा होता है? कॉन्जुगेट एसिड। इसको H प्लस गेन करा, ये इधर ये HSO4 माइनस को आप एक H प्लस गेन करा सकते हो, क्या बन जाएगा? H2SO4। मतलब HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड कौन है? HSO4, ये कॉन्जुगेट एसिड। अब इधर चलो, ये एक H प्लस भी तो रिलीज कर सकता है,
मतलब जैसे ये एक H प्लस रिलीज करेगा SO4 माइनस बनेगा। तो इसका ये जो मटेरियल है HSO4 माइनस, ये कॉन्जुगेट बेस को भी प्रोड्यूस कर सकता है और साथ में कॉन्जुगेट एसिड का भी प्रोडक्शन कर सकता है। ये H प्लस गेन भी कर सकता है तो कॉन्जुगेट एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये एक H प्लस को रिलीज भी कर सकता है तो कॉन्जुगेट बेस का प्रोडक्शन। इस तरह यहां पर आप समझिए कि कौन मटेरियल कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड दोनों बना सकता है। अरे समझ में, इसके बारे में नोट करिए। उसके बाद फिर अगली स्टोरी सुनाएंगे। लिखिए क्या है देखते हैं। चलिए अब यहां से यूनिट आगे बढ़ेगी। आयोनिक इक्विलिब्रियम की हम स्टडी कर रहे हैं और आयोनिक इक्विलिब्रियम में अब अगली स्टेप में चलते हैं और अगले हेडिंग का नाम है पीएच वैल्यू। हेडिंग लिखिए पीएच वैल्यू और बात को समझ में आ जाए तो यस और नो लिखना। ना समझ में आए कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। पीएच वैल्यू क्या है इसमें एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यहां लिखा है पी। अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो पूरे पीएच का मतलब यहां लिखता है। पी का मतलब होता है माइनस लॉग। क्लियर? ये समझने की बात है, मतलब क्या होता है वो तो आप जानो, आपका काम जाने। मैं सिंपल तरीके से आपको ये समझाना चाहता कि पीएच का टोटल मीनिंग क्या है। पी का मतलब माइनस लॉग और एच का मतलब एच प्लस आयन। इसका मतलब बिग ब्रैकेट में इंडिकेट किया है तो बिग ब्रैकेट का तो मतलब एक्टिव मास है और एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब मोल पर लीटर। तो यहाँ मतलब क्या हुआ पूरे पीएच का माइनस लॉगरिथम। किसकी माइनस लॉगरिथम? कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करोगे वाटर में तो उसमें H प्लस आयन तो होंगे ही, क्योंकि वाटर डिसोसिएट होगा तो H प्लस आयन देगा। तो यहाँ पर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू आपको डिसाइड करना है तो पीएच वैल्यू का मतलब होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन। वो 10 की पावर पे यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? 10 की पावर। 10 की पावर माइनस लगेगी, बाद में वो आंसर माइनस माइनस प्लस होकर के पीएच वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पीएच वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। अब पीएच वैल्यू का कंसेप्ट कौन लाया? तो पीएच वैल्यू का कंसेप्ट लाया सोरेनसन। कौन लाया? सोरेनसन साइंटिस्ट है और इसी ने पीएच वैल्यू का कंसेप्ट अपने को डेवलप किया और बताया कि पीएच वैल्यू का मतलब होता है H प्लस आयन। किसी भी सॉल्यूशन के H प्लस आयन का जब हम 10 की पावर पर माइनस लॉगरिथम सॉल्व करेंगे तो उसकी पीएच वैल्यू आ जाएगी। अब पीएच वैल्यू का कंसेप्ट उसने डेवलप कैसे किया? क्योंकि किसी भी चीज को जब स्टार्ट करते हैं तो थिंक तो करना पड़ेगा ना कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है तो वैसा होता है, और फिर कोई नई चीज निकलता है। जब हम थिंक करते हैं तब डिस्कवरी होती है, तब रिसर्च होता है। दूसरी चीज अगर आवश्यकता है तो रिसर्च होगा। अगर उस दुनिया में उस चीज की आवश्यकता नहीं है तो कौन उसको दिमाग में लाएगा, कौन रिसर्च करेगा, कौन डेवलपमेंट करेगा? कुछ नथिंग है। तो सोरेनसन ने सोचा कि किसी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है कि ये कितनी पीएच का है, ये एसिडिक है, बेसिक है, कि न्यूट्रल है। इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने पीएच वैल्यू कंसेप्ट को डेवलप क्या किया, कहां से शुरू किया, सुनिए। उसने वाटर को लिया और बोला कि वाटर का डिसोसिएशन होता है तब क्या है। तो वाटर का डिसोसिएशन होगा तब क्या होगा? H प्लस OH माइनस।
अरे डिसोसिएशन वही होता है जो इधर होते हैं। वाटर का डिसोसिएशन होगा, H प्लस मिलेगा, OH माइनस। अब बात करते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम में। आओ तो उसको क्या बोलते थे, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc। कल आपने पढ़ा एक के डिसोसिएशन कांस्टेंट, Kp पढ़ा आपने, वो भी कांस्टेंट। अब इसका भी कांस्टेंट निकालो। कांस्टेंट का मतलब K, डेफिनेशन वही है, सारी चीजें वही है, नाम बदलेगा। ये किसके लिए बात कर रहे हो आप, वाटर के लिए। इस पे W लिखना, KW, जैसे Kc था, Kp था, Ka था, वहां यही KW है। इसका मतलब ये वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। कल हमने K लिखा था, वो आयन का डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहाँ पर वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जिसको हम लिखते हैं KW, और इसकी फिक्स वैल्यू है। क्यों वैल्यू फिक्स है? क्योंकि इसमें H और OH माइनस ही तो मिलेगा, इसके अतिरिक्त क्या मिलेगा, तीसरा तो कोई नहीं। तो KW की वैल्यू वाटर के लिए फिक्स है। क्या है, लिख देता है 1.0 10 पावर माइनस 14। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर का खतरनाक कंसेप्ट, इतने टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वाटर का, तो KW की वैल्यू क्या होगी, 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 4। फिक्स है भाई, इसमें चेंज ना होगा। ठीक, कहां से आई, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ये किसी ने कैलकुलेशन की हो सकता है सोरेनसन ने की, अपने को कोई लेना देना नहीं, किसने कैलकुलेट की, अपने को याद रखना। ये KW की वैल्यू। अब बताओ KW खुद किसके बराबर है, तो KW तो खुद, अरे ये KW तो इसके बराबर है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। KW की वैल्यू तो इसी का डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा ना, जैसे अपन Kc में लेते थे CD अपॉन AB। अब ये लिक्विड है, तो लिक्विड की आवश्यकता नहीं है डाउन साइड लिखने की, वाटर को डाउन साइड नहीं लिखना। क्यों कि आयोनिक इक्विलिब्रियम में केवल आयन की बात होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो लिक्विड मटेरियल कोई है तो वो हट जाए। चलिए, KW की वैल्यू क्या आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन का प्रोडक्ट ही KW, और ये फिक्स है इतना। और वाटर में या क्या, दुनिया के किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, किसी भी मटेरियल में जितने पॉजिटिव आयन पैदा होते हैं उतने ही नेगेटिव आयन पैदा होते हैं, इक्वल अमाउंट में प्रोडक्शन होता है पॉजिटिव नेगेटिव आयन। तो KW की वैल्यू से हम H प्लस आयन का कंसंट्रेशन पता करें। बोलो, KW की वैल्यू फिक्स है इतनी, तो बताओ उसमें H प्लस आयन कितना होंगे, 1.0 10 पावर माइनस 7। अरे आधे होंगे ना, ये 50% होगा, ये 50% होगा, तो OH का कंसंट्रेशन क्या है, 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 7। इसका मतलब वाटर का जब हम डिसोसिएशन करते हैं, वाटर का KW 10 की पावर माइनस 14 है, तो उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, 10 की पावर माइनस 7। तो OH का कितना होगा, इक्वल 10 की पावर माइनस 7। जिस मटेरियल के अंदर H प्लस आयन और OH माइनस आयन इक्वल हो, मान के चलिए वो न्यूट्रल है। तो वाटर कैसे नेचर का है, न्यूट्रल। ब्रॉस्टेड-लारी के कंसेप्ट में आप गए थे तो आपने क्या बोला था, वाटर को एम्फोटेरिक इन नेचर है, मतलब जब वो एसिड के सामने जाता बेस की तरह बिहेव करता, बेस के सामने जाता वो एसिड की तरह बिहेव करता, मींस वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो यहाँ प्रूव हो गया वाटर के अंदर H प्लस आयन और OH माइनस आयन इक्वल अमाउंट में, इट मींस वाटर का नेचर न्यूट्रल है। क्लियर, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी वाटर की pH वैल्यू। अब आगे बढ़ेंगे। सोरेनसन ने क्या किया, इस तरह एक स्केल को डेवलप किया जिसको वो बोलता था pH स्केल। उसने बोला आपको भी यही बोलना पड़ेगा, pH स्केल। यहाँ पर नंबर क्या था, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। स्केल पे उसने 1 से लेकर 14 तक के स्केल को डेवलप किया। यहाँ 7 का मतलब क्या बोला उसने? न्यूट्रल, जिसकी भी ये पीएच स्केल में पीएच वैल्यू जिसकी 7 आएगी वो न्यूट्रल। यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यह 14। और इधर स्केल पर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। अब पीएच तो ये है, पीएच 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 14 तक पीएच वैल्यू है। पर पीएच वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन 10 की पावर में करते हैं, नेगेटिव पावर। तो जैसे किसी की पीएच वैल्यू 9 है तो उसको क्या लिखोगे? 10 की पावर -9। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 पावर -11। इसका मतलब 10 पावर -14। इधर आप 10 की पावर -3। इसका मतलब क्या लिख लोगे? 10 की पावर -6। ऐसे उस पर रिप्रेजेंट होता है। तो ये है पीएच। अब देखिए, किसी भी सॉल्यूशन को आप प्रिपेयर करते हैं और उसकी पीएच वैल्यू 3 है। अब इस कंसेप्ट को समझना, ये 7 इक्वल आया। मैंने आपको बोला किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या है? 3। तो इसका मतलब क्या है? उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10 की पावर -3। समझ में आई बात? किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 3 है और पीएच वैल्यू क्या बताता है? ओनली कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, वो OH माइनस को नहीं बताता। तो पीएच वैल्यू 3 है, तो यहाँ क्या मीनिंग है? कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इन सॉल्यूशन 10 की पावर -3। ये पीएच 3 का मतलब है। किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 3 है तो मींस उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है? 1.0 × 10 पावर -10 की पावर पर माइनस यूज करते हैं उसी डिजिट को, तो ये पीएच वैल्यू बन गई। ये H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है। बताओ इसमें OH का कंसंट्रेशन कितना हो? अरे टोटल कंसंट्रेशन 14 होता माइनस, जिसमें से 10 की पावर -3 तो आपने H बता दिया, तो OH कितना होगा यहाँ? 1.0 × 10 पावर -11। इसमें OH का कंसंट्रेशन 10 की पावर -11 है, बट H का कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 है। ये किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू पर हमने ऐसा यहाँ नोट किया। बताओ ये इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में जब आप देखोगे तो बिगेस्ट वैल्यू ये अंडरलाइन कर दी, 10 की पावर -3 बड़ा होता है 10 की पावर -11। इसका मतलब सॉल्यूशन में कौन है? कौन ग्रेटर वैल्यू में है? किसकी वैल्यू, किसका अमाउंट ज्यादा है? H प्लस आयन का अमाउंट ज्यादा है। अरे जिसके पास H प्लस आयन का अमाउंट ज्यादा होगा वो तो एसिडिक होगा ना, रूल है। तो 1 से लेकर 6 तक जिन सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू होगी वो एसिडिक होगा, और 8 से लेकर 14 तक जिनकी पीएच वैल्यू होगी वो सॉल्यूशन बेसिक नेचर, और उसमें 7 अगर हुआ तो वो सॉल्यूशन वाटर की तरह न्यूट्रल होगा। अब मान लीजिए आपको दूसरा एग्जांपल समझा था, किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू उसने क्या दी? 9 लिखी। पीएच वैल्यू उसने इंडिकेट की कि पीएच वैल्यू 9 है। आप इसका मतलब क्या समझोगे? उसमें लिखना पड़ेगा मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इक्वल टू 10 पावर -9। ये मतलब है पीएच वैल्यू 9 का मतलब कि उस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 9 है। बताओ OH का कितना होगा? रिमेनिंग पार्ट OH का हो जाएगा 1.0 × 10 पावर -5। बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में से बड़ी वैल्यू है 10 की पावर -5। मतलब सॉल्यूशन में OH का कंसंट्रेशन हायर है, मतलब ये सॉल्यूशन कैसा होगा? अरे ये तो बेसिक होगा ना, जिसके पास OH का कंसंट्रेशन हायर है वो बेसिक नहीं होगा। तो ये पीएच वैल्यू का कंसेप्ट। अभी हम बोर्ड पर से आप इतना नोट करिए, फिर हम पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका समझेंगे। ये पीएच वैल्यू कैसे डेवलप हुई, क्या कंसेप्ट है, वो सारी चीजें नोट करिए।
पीएच वैल्यू का आपको फार्मूला लिखा मैंने यहाँ पर, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। ये फार्मूला है, फार्मूला नहीं भूलना। न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करोगे फार्मूला कोई नहीं पता है, फार्मूला आपको याद रखना। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल में आता है आपको किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी गिवन होगी। मोलरिटी का मींस कंसंट्रेशन। जैसे HCl का सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है जिसको सॉल्व करेंगे। HCl का सॉल्यूशन है कितनी मोलरिटी का? 0.001 मोलरिटी का। क्लियर? 0.001 मोलरिटी का HCl का सॉल्यूशन। आपको बताना इसकी पीएच वैल्यू क्या हो। तो सुनिए कैसे पता करते हैं और क्या इसके अंदर कंसेप्ट छुपा हुआ है। जैसे पहले इसको पावर में चेंज करो 10 की, क्योंकि 10 की पावर माइनस लगेगी तभी पीएच वैल्यू आएगी। तो पहले इसको पावर में बदले, क्या हो जाएगा? 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 3 मोलरिटी। मेरे हिसाब से तो ठीक है, आपके हिसाब से भी देख लेना कितना होगा। 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 3 मोलरिटी। यस और नो बोलिए, सही है या गलत है? 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 3, ये 10 की पावर में कन्वर्ट हो गया। HCl की मोलरिटी है ये, और इसी की पीएच वैल्यू आपको पता करना है। तो बताओ HCl का सॉल्यूशन है तो क्या वाटर नहीं होगा इसमें? होगा भाई, वाटर। बिना वाटर के सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा क्या? अब यहाँ पे कंसेप्ट लेंगे। HCl में डिसोसिएशन हुआ, H प्लस Cl माइनस हो गया डिसोसिएशन। अब उसने ये बोला कि H प्लस आयन जो HCl के हैं वो इतने हैं, तो यहाँ लिख देते 1.0 10 पावर माइनस 3। ये H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है, किसका? HCl के H प्लस का, क्योंकि उसने उसकी मोलरिटी बोली है वहां पर। मोलरिटी का मतलब कंसंट्रेशन, मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इतना। क्लियर? तो इसमें वाटर भी तो होगा, वाटर होगा H2O, ये भी डिसोसिएट है, H प्लस OH माइनस, H प्लस एंड OH माइनस, दोनों आयन होंगे। और आपको पता है कि वाटर में तो इक्वल होते हैं, तो हमें तो पीएच में H प्लस से मतलब है ना, इसलिए H प्लस आयन ढूंढे कि वाटर के H प्लस आयन। 1.0 10 पावर माइनस 7, ये तो वाटर के H प्लस आयन तो फिक्स है ना, ये बार बार थोड़ी बदलेंगे, यूनिवर्सल वो उतने होंगे। अब उससे आज अभी अपने को कोई लेन देना नहीं कि OH कितने, OH भी इतने, अपने को H प्लस आयन से। अब आपके सामने समस्या आ गई कि HCl के सॉल्यूशन में 2 H प्लस आयन, एक तो HCl के H प्लस आयन जो मोलरिटी उसने दे रखी है 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 3, और वाटर के H प्लस आयन भी उस सॉल्यूशन के अंदर है जो है 10 की पावर माइनस 7। अब आपको इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू पता है, तो क्या करते हैं, यहाँ फार्मूला लिखेंगे pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। वहीं से लिया है फार्मूला जो पहले लिखा। क्या करें, pH इक्वल टू माइनस लॉग 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 3। बताओ मैंने कौन से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन यूज किया? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय मैं कौन से H प्लस आयन को यूज करता हूँ? फार्मूला 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 3। किसका कंसंट्रेशन है? ये HCl के H प्लस का कंसंट्रेशन। मैंने इसको तो यूज ही नहीं किया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, उसका कारण समझिए। 10 की पावर माइनस 3 बढ़ा या 10 की पावर माइनस 7 बढ़ा? आप आंसर दोगे सर ये बढ़ा, तो ये नेग्लिजिबल हो गया। समझ में आई बात? जब अब नेग्लिजिबल कब तक करेंगे, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल में आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा नेग्लिजिबल कब तक करना, कब नहीं करना। ये 1.0 10 पावर माइनस 3 HCl के H प्लस आयन का कंसंट्रेशन,
और वाटर के H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या था 10 की पावर -7। हमने इसको नेग्लिजिबल कर दिया क्योंकि ये छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू एज कंपेयर टू H प्लस आयन ऑफ एस, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। अब आप बोलोगे इसको नेग्लिजिबल क्यों किया? अरे इसको नेग्लिजिबल इसलिए किया कि इधर कौन बैठा है, अरे इधर वो H माइनस बैठा ना उतने आयन लेकर के, ये भी तो अपना इंपॉर्टेंस रखेगा सॉल्यूशन में। तो ये इक्वल है, इसलिए ध्यान रखिए हमेशा कि किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू वाटर डिसाइड नहीं करता। अरे वाटर की पीएच वैल्यू तो ऑलरेडी डिसाइड है, पीएच वैल्यू 7 है वाटर। जब उस वाटर के अंदर आप किसी सॉल्वेंट सॉल्यूट को मिक्स करोगे, उसके H प्लस आयन उसकी पीएच वैल्यू चेंज करें। अगर आप 1000 बार कैलकुलेशन करो वाटर की पीएच वैल्यू, क्या आंसर आएगा 10 की पावर 7 -7, तो पीएच वैल्यू 7। एक बार के 1000 बार प्रैक्टिकल कर लीजिए, वाटर की पीएच वैल्यू 7 होगी। वो बदलेगी क्या? वो कब बदलती है? सॉल्यूशन जब प्रिपेयर करते हैं तब पीएच वैल्यू चेंज होती है। इसमें आपने वाटर में HCl मिक्स किया, कितनी मोलरिटी का 10 की पावर -3 का, तो फिर इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू चेंज हुई। हम सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू पता कर रहे हैं, ना कि वाटर की। वाटर की तो मेरे को पता है, तो हम यहाँ किसकी पीएच वैल्यू पता कर रहे हैं? HCl के सॉल्यूशन की, जिसका कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 आपको दिया है, उसी का कंसंट्रेशन यूज करेंगे, वाटर का नहीं। अब कैसे सॉल्व करते हैं समझिए। देखिए सॉल्व करने के तरीके अलग अलग है। मैथमेटिक्स वाले जो जेईई मेंस के स्टूडेंट है वो अलग तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, नीट का स्टूडेंट कुछ अलग तरीके से सॉल्व करता है। सबके अपने अपने कंसेप्ट है, सबके अपने अपने फार्मूले। मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट होता है उसको लॉगरिथम के फार्मूले पता है, नीट वाले बच्चे को लॉगरिथम के फार्मूले कम आते हैं, मीन्स वो कम यूज करता है या उसकी टेक्निक उसको कम पता होती है। और चूंकि यहाँ पर हमको जेईई मेंस और नीट दोनों के स्टूडेंट को समझाना अपनी बात, तो इसलिए टेक्निकली समझिए। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ना कोई मैथमेटिक्स की लैंग्वेज आएगी, ना कोई लॉगरिथम का फार्मूला आएगा, ना बायो का कोई फार्मूला आएगा। हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लॉगरिथम को सॉल्व करना समझें। सुनिए, ये माइनस लगा है, इसको माइनस एज इट इज लिख, सॉल्व करने का तरीका समझा रहे आप। फिर ये जो पावर लगी है 10 की पावर -3, इसको नंबर बना लीजिए। ये मैथमेटिक्स वालों से पूछोगे वो समझा देंगे आप, लेकिन मैथमेटिक्स वाले समझाएंगे तो वो अपनी टेक्निक से समझाएंगे, केमिस्ट्री की टेक्निक यूज नहीं करेंगे। क्या किया मैंने, ये माइनस लॉग लिखा था, माइनस लॉग। ये जो 10 की पावर यहाँ लिखी है -3, वो मैंने -3 बना। अब ये बाद में क्या हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगली स्टेप में क्या ले लोगे आप, ये हो गया प्लस। या फिर एक काम करो सीधा सा, अरे जो 10 की पावर -3 है उसको प्लस वाला 3 बना लो, बस हो गया सॉल्व। फालतू यहाँ माइनस लिखो, फिर यहाँ -3 लिखो, फिर उसको प्लस करो और 2-4 लोगों को समझाओ। इससे तो अच्छा खुद समझ लो ना कि जो 10 की पावर माइनस है वो यहाँ प्लस की डिजिट बना लिया, हो गया काम, आगे बढ़े। फिर साइन लगाइए माइनस, और ये लॉग जो लिखा है इसका मल्टीप्लिकेशन इस डिजिट में करो, जो यहाँ लिखी है 10 की पावर माइनस में मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखा, 1 लिखा है। लॉग का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दो, साइन माइनस होगा, लॉग 1। और आज याद रखिए यहाँ वैल्यू लिख देता, log 1 इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स वाले बता देंगे आपको log 1 इक्वल टू 0, log 10 इक्वल टू 1, बहुत सारी वैल्यू वो बताएंगे आपको, उसी को आपको याद रखना। तो log 1 इक्वल टू 0, आंसर क्या आ गया। यही हमने पीएच वैल्यू की डेफिनेशन आपको समझाई कि जो लॉगरिथम में नेगेटिव पावर होती है वही उसकी पीएच वैल्यू। तो ये आंसर आएगा। आप इसको पहले नोट करिए, फिर दूसरे क्वेश्चन को समझाएंगे। ऐसे कई क्वेश्चन चलते रहेंगे, जब समझ में आ जाएगा तब बोल देना, तब समझाना बंद कर दें। अगला न्यूमेरिकल, इसी फार्मूले से आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं।
दूसरा न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो क्वेश्चन को बदलना पड़ेगा। क्वेश्चन को बदलते हैं भाई। देखिए अब हम H2SO4 का सॉल्यूशन लें, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट के न्यूमेरिकल करना पड़ता है। तो अब H2SO4 का सॉल्यूशन ये लिया H2SO4 और इसकी मोलरिटी क्या है 10 की पावर -5। अब 10 की पावर -5 कैसे बना होगा भाई 0.0001 ये मोलरिटी थी, तो मैंने डायरेक्ट 10 की पावर -5 बना दिया। ठीक है, पहले क्या दिया था उसने 0.001 मोलरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन कैलकुलेट द pH वैल्यू। अब क्या दिया 10 की पावर -5, आपको 10 की पावर में ही बना के दे दिया उसका कंसंट्रेशन, आपको टेंशन नहीं लेना। ये H2SO4 के सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको कैलकुलेट करना है pH। तो पहले H2SO4 का डिसोसिएशन तो देखें कैसे होता है। ये हुआ H2SO4 का डिसोसिएशन 2H प्लस SO4 डबल माइनस, ये डिसोसिएशन हुआ। इसमें तो भाई 2H है, HCl में तो एक ही H था तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 10 की पावर -3। यहाँ तो प्रॉब्लम है, यहाँ तो 2H प्लस आयन है और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ये जो उसकी मोलरिटी है वो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होता है। क्या करें, अब ये 2 है तो अपन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बना, क्या बनेगा 2 × 10 पावर -5, उसको डबल करना पड़ेगा। ये कर दिया मैंने डबल, पावर को डबल मत कर देना, पावर को डबल कर दोगे तो बैंड बच जाए। केवल 2 का मल्टीप्लिकेशन करो 10 की पावर -5 में, आपको H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आ जाएगा H2SO4 के केस, क्योंकि ये 2H देता है नॉट H। सिंगल H प्लस देता तो इसी से फार्मूला सॉल्व कर देता। आपको उसने बोला कि H2SO4 की pH वैल्यू पता करिए जिसका कंसंट्रेशन 10 की पावर -5 है, तो यहाँ पर आपको इसको डबल दिया है, डबल डोनेट करेगा, डबल H प्लस रिलीज करता है, तो इसको डबल करना पड़ेगा। आ जाइए वैल्यू रखते हैं इसमें pH इक्वल टू -log concentration into 2 × 10 पावर -5, ये रख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते। pH इक्वल टू ये 10 की पावर -5 है, इसको डायरेक्ट 5 बना, कोई माइनस -5 नहीं करना, ये बन गया +5। यहाँ -log, log के इधर क्या लिखा 2, तो log में 2 का मल्टी log 2, और भाई log 2 की वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगी, यहाँ लिखिए log 2 इक्वल टू 0.3010, ये log 2 की वैल्यू। log 4 की वैल्यू क्या होगी log 4, इसका डबल कर दो log 4, log 2 का डबल log 4, तो यहाँ हो जाएगा 0.6022। और भाई log 5 की वैल्यू क्या होगी 0.6998, और आप इसको अप्रॉक्स 0.7 कर सकते हो जब कहीं न्यूमेरिकल में यूज करो। चलिए आ जाइए वापस, log 2 की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दें, pH इक्वल टू 5 - 3010 और 0.7 पे लगना है। नोट करिए भाई, नोट जब कर लो फिर मेरे को बोलना। चलिए अगला न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करेंगे वो बेसिक सॉल्यूशन है, जैसे NaOH का सॉल्यूशन, ये बेसिक सॉल्यूशन है। आपको इसकी pH वैल्यू पता करना है, कंसंट्रेशन क्या है गिवन 10 की पावर -4 मोलरिटी, NaOH का सॉल्यूशन और 10 की पावर -4, या इसमें कुछ ऐसी डिजिट ले लेते हैं जिससे कि अपने को थोड़ा सा सॉल्व करने में हम 5 × 5.0 ×
10 पावर -4। चलिए, ताकि अपन कुछ यहाँ कंसेप्ट सीख सके। ये NaOH के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है और इसकी pH वैल्यू पता करना। तो आपके सामने प्रॉब्लम क्या है, NaOH को डिसोसिएट करना, ये डिसोसिएट हुआ Na+OH-। अरे भाई इसमें तो वाटर तो 10 की पावर -7 H+ रखेगा, OH भी 10 की पावर -7 रखेगा, तो वाटर तो किसी की pH वैल्यू डिसाइड करता ही नहीं, वो तो खाली सॉल्वेंट है और उसमें H+ आयन OH- आयन इक्वल है, इसलिए वो किसी की pH वैल्यू बता ही नहीं सकता। अरे जो खुद न्यूट्रल हो वो दूसरे की pH वैल्यू क्या बताएगा। जब आप NaOH इसमें मिक्स कर रहे हो, सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, तो NaOH के सॉल्यूशन की pH वैल्यू आती है। ये NaOH डिसोसिएट हुआ, OH- आयन। अब आपकी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, इसमें तो OH- आयन, OH- आयन कहाँ से pH वैल्यू बता देगा। pH वैल्यू का तो फार्मूला ही आपने ये पढ़ा है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, इसमें तो है ही नहीं। तो क्या करें, पहले OH का ही कंसंट्रेशन इसके पास नहीं है, कितना है 5.0 × 10 पावर -4। ये OH- आयन का कंसंट्रेशन है और कितने हैं इसमें, ये अकेला, तो ये इसका आंसर होगा 5 × 10 पावर -4। हो गया, OH का कंसंट्रेशन आ गया। अब POH का फार्मूला बना लेते हैं, जैसे pH का होता है, POH = log concentration of OH आयन। ये बन गया OH का फार्मूला। POH पता कर लो, क्या फर्क पड़ता है, जिसके पास OH है उसकी POH, जिसके पास H+ है उसकी pH। चलिए फार्मूले में रखते हैं, POH = -log 5.0 × 10 पावर -4, ये रख दिया। तरीका वही है, POH = ये पावर बनेगी +4 - पावर log 5। log 5 की वैल्यू अभी लिखवाई मैंने आपको, POH = 4 - 0.7, उसको इंडिकेट कर देते हैं, राउंड अप कर लिया। यहाँ क्या बचा, POH = 3.3। ये सॉल्यूशन की pH वैल्यू नहीं है, ये सॉल्यूशन की POH वैल्यू। तो pH वैल्यू कहां से लाएं, फार्मूला लगाओ, pH + POH = KW, ये फार्मूला है। pH और POH का टोटल KW होता है, और pH + POH, अरे ये क्या था, ये तो 10 की पावर -14 था ना, तो क्या हो जाएगा, जब सॉल्व करोगे तो 14 ले लोगे, -14 में कन्वर्ट होगा। बताओ, इस फार्मूले को यूज कर लो। आप क्या ले आए, POH, तो pH पता करना है, तो pH = 14 - 3.3, तो pH = 10 पावर 7। ये बेसिक सॉल्यूशन है, तो pH वैल्यू मोर देन 8 आए, सही आंसर। नोट करिए भाई, अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो pH वैल्यू इस तरह पता करना, 14 से माइनस कर दो POH को, आंसर आ जाएगा।